हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही बेहतर और इम्पोर्टेंट वीडियो में। 500 नंबर एक वीडियो में पक्के होने वाले हैं। दोस्तों, आपके लिए बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से सभी सब्जेक्ट की वीडियो एक साथ यानी वन शॉट वीडियो लेकर के आपके लिए आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पांचों सब्जेक्ट को हम लोग करवाने वाले हैं। तो 500 नंबर एक वीडियो में पक्के होने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पैटर्न यानी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और पेपर पैटर्न को हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में सारे सब्जेक्ट के यानी हर विषय के आपको मैराथन वीडियो मिलने वाली है। यानी कि इसमें हम सारे सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न समझाएंगे, आपको कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये बताएंगे, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो ये सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। पूरे 500 नंबर की तैयारी एक वीडियो में कराएंगे। जितना आप पूरे साल में पढ़ते हैं उतना आप एक वीडियो में समझ लेंगे कि कितना आपको पढ़ना है, क्या क्या तैयार करना है। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदी का देखेंगे, उसके बाद इंग्लिश का, फिर फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का पैटर्न और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हिंदी से शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हिंदी में 100 नंबर कैसे लाएं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, आज की वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मात्र ये 15 प्रश्नों को आपको तैयार करना है। 15 प्रश्न ही बताएंगे जो आपको हिंदी में तैयार करना है। अगर इतना आप तैयार कर लेंगे तो 100 में 100 नंबर लाने से आपको कोई रोकने वाला नहीं है। 100 में 100 नंबर की गारंटी है। ऐसे करें हिंदी की पूरी तैयारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे आपको तैयारी करना है, क्या करना है, सब कुछ देख लेते हैं। तो हिंदी में क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया रहता है, हिंदी गद्य एवं पद्य पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो हिंदी गद्य एवं पद्य पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न आपको अपने आप से तैयार करना है, किसी क्वेश्चन बैंक से तैयार करना है, क्योंकि इसमें कुछ बताने वाला तो है नहीं। ठीक है, पहला प्रश्न आपका 10 नंबर में पूछा जाता है। बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं लेखक की रचनाओं पर। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा जाता है, हिंदी गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो हिंदी गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपके 10 नंबर में पूछे जाते हैं। तो हिंदी गद्यांश में कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं उनको भी ध्यान से समझ लीजिए कि महत्वपूर्ण गद्यांश में आपका राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल, ये 2 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी गद्यांश आपको इन्हीं 2 चैप्टर से मिल जाएगा। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है और अशोक के फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो गद्यांशों में आपको इसके बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल, ये दोनों चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। हिंदी गद्यांश पर आधारित प्रश्न ये आपके 10 नंबर में पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत बेहतर इनको तैयार कर लेना है। उसके बाद में हमारे हिंदी पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी आपके 10 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हिंदी पद्यांश पर आपको क्या करना है, पहला चैप्टर है पवन दूतिका, उसके बाद में कैकेयी का अनुताप और तीसरा है गीत। इन 3 चैप्टरों को आपको ध्यान से समझ लेना है, तैयार कर लेना है और इनका हिंदी अनुवाद करना सीख लेना है। ठीक है, क्योंकि ये पद्य खंड है, इसमें कविताएं होती हैं। ठीक, तो आपको इसका हिंदी में अनुवाद भी आना चाहिए, तभी आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप और गीत, इन 3 चैप्टरों को आपको तैयार करना है। पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लिखा है, कैकेयी का अनुताप मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है और गीत आपका महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। तो इतना अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो हिंदी में आपको बहुत बेहतर आपको तैयारी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ से हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण लेखक का जीवन परिचय। यहाँ पर महत्वपूर्ण लेखकों का जीवन परिचय और कवियों का जीवन परिचय दोनों पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये आपका पूरा 10 नंबर का टॉपिक होता है, महत्वपूर्ण लेखक और कवि।
ठीक है। लेखकों का जीवन परिचय और कवियों का जीवन परिचय 10 नंबर में पूछा जाता है। तो लेखकों में आपको किसका तैयार करना है? पहला है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का और दूसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। ठीक है, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल, इन दोनों के जीवन परिचय से आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि ये लेखक की तरफ से हैं। ठीक, उसके बाद में महत्वपूर्ण कवियों के जीवन परिचय भी देख लेते हैं। तो कवियों में आपके जयशंकर प्रसाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। तो ये आपको कवियों में तैयार करना है। कौन कौन से? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और मैथिली शरण गुप्त। इन तीनों का आपको कवि का जीवन परिचय तैयार करना, या आप इसको साहित्यिक परिचय भी बोल सकते हैं। ठीक है, और लेखकों में आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल जी का ही तैयार करना है, क्योंकि उसमें 3 ऑप्शन होते हैं। अगर आप लोग 2 तैयार किए हैं तो उसमें से एक ऑप्शन मिल जाएगा आराम से, तो आप लोग कर ले जाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न हमारा पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 6, पाठ्यक्रम में प्रयुक्त कहानियों पर आधारित प्रश्न उत्तर। तो कहानियां भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। इनमें से आपको क्या करना है, जैसे सारांश और उद्देश्य लिखना होता है। ठीक, तो आपको सारांश पता होना चाहिए, कहानी का सारांश क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। तो महत्वपूर्ण कहानियों में पहली कहानी आपकी है पंचलाइट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद में आपकी बहादुर। 2 कहानियां अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपको कोई और अन्य कहानी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पंचलाइट कहानी का सारांश हमने करवाया हुआ है, आप लोग जाइए, आपको PDF मिल जाएगी, वहीं से आप लोग तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चैनल पर विजिट कीजिए, वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उससे भी आप लोग देख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो पाठ्यक्रम में प्रयुक्त कहानियों पर आधारित प्रश्नोत्तर आपके 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें पंचलाइट और बहादुर, इनका सारांश और उद्देश्य आपको तैयार रखना है, क्योंकि ये हर साल आने वाले प्रश्न हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं होता है, ये मतलब आएंगे ही आएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जाता है खंड काव्य। ये आपको अपने जिले के अनुसार तैयार करना है, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट खंड काव्य होता है, क्योंकि ये 5 नंबर में पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। केवल एक खंड काव्य तैयार कर लीजिए, वही आएगा, निश्चित है। ये आपका निश्चित है कि आएगा। कौन आएगा? अपने जिले के अनुसार, जो आपके जिले में लगता है वही आपको तैयार करना है। ये 100% गारंटी है कि एक खंड काव्य आता है, जो आपके जिले में लगेगा वही आएगा, तो आपको एक ही तैयार करना है। 5 नंबर पक्के कर लेने हैं। ठीक, उसके बाद में हमारा 8वां और 9वां प्रश्न पूछा जाता है संस्कृत से। संस्कृत में गद्य खंड का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद तथा संस्कृत में पद्य खंड का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, ये आपके प्रश्न पूछे जाते हैं संस्कृत खंड से। ठीक, तो संस्कृत गद्य खंड जो दिए होते हैं चैप्टर संस्कृत में, उनको आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसका हिंदी अनुवाद और संदर्भ भी लिखना पड़ेगा। इसके लिए आपको 7 नंबर मिलते हैं। और संस्कृत में पद्य खंड का भी संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना होता है। पद्य खंड में आपको एक श्लोक दिया रहता है, उसका भी हिंदी अनुवाद करना होता है, और उसमें क्या करना है, संदर्भ भी लिखना पड़ता है। तो देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो संस्कृत के महत्वपूर्ण पद्यांशों में आपको कौन कौन से तैयार करने हैं वो भी ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहला है संस्कृत भाषाया महत्वम। ठीक है, उसके बाद में महामना मालवीय और जातक कथा, ये 3 चैप्टर हैं आपके सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपके संस्कृत गद्यांश हैं जो आपकी 7 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है, संस्कृत गद्यांश यानी कि आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसमें से आपको उसका हिंदी अनुवाद करना होता है। तो इसके लिए आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं, संस्कृत भाषाया महत्वम, महामना मालवीय और जातक कथा। ठीक, इतना अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो 7 नंबर आपको इन्हीं 3 चैप्टर से पक्के हो जाएंगे। और उसके बाद में संस्कृत के महत्वपूर्ण पद्यांश में, पद्यांश का मतलब होता है श्लोक, इसमें श्लोक में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, सुभाषित रत्नान और जातक कथा। ठीक है, सुभाषित रत्नान से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, और एक ही सिर्फ एक श्लोक है जातक कथा में, उसको भी आप लोग तैयार कर लेना। सिर्फ आपको सुभाषित रत्नान ध्यान से तैयार कर लेना है और 7 नंबर पक्के कर लेने हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न पूछा जाता है लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। ठीक, और अपठित गद्यांश,
वाक्य संशोधन, ये आपका व्याकरण वाला पोर्शन है यहाँ तक। जैसे लोकोक्तियां एवं मुहावरे पूछा जाएगा, अपठित गद्यांश पूछा जाएगा और वाक्य संशोधन पूछा जाएगा। तो ये आप लोग अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये ग्रामर वाला है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो ग्रामर पोर्शन भी हम कंप्लीट करवा देंगे। लोकोक्तियां एवं मुहावरे का वीडियो जो हम डाल चुके हैं उसको भी आप लोग देख सकते हैं। अपठित गद्यांश यानी कि एक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उसी में से आपको क्वेश्चन छांट कर लिखने होते हैं। ये सब आप लोग कर लेंगे, ठीक। उसके बाद में यहाँ से आपको काव्य सौंदर्य के तत्व तैयार करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, 6 नंबर में पूछे जाते हैं। अब काव्य सौंदर्य के तत्व कौन से होते हैं? जैसे रस होते हैं, छंद होते हैं, अलंकार होते हैं। तो रस में आपको करुण रस एवं श्रृंगार रस पढ़ना है। 2 नंबर में पूछे जाते हैं करुण रस और श्रृंगार रस, इनको ही आपको पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में छंदों में आपको पढ़ना है दोहा एवं चौपाई। ये 2 छंद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार होने ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अगला अलंकारों में आपको यमक एवं उपमा तथा रूपक, ये 3 अलंकार तैयार होने चाहिए। यमक अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार, ठीक। तीनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं, यानी 6 नंबर के काव्य सौंदर्य के तत्व पूछे जाते हैं। उसके बाद में हमारा आता है पत्र लेखन और निबंध लेखन। पत्र लेखन 6 नंबर में और निबंध लेखन 9 नंबर में। 9, 6, 15 नंबर का आपको सिर्फ लेखन आता है, यानी पत्र लेखन और निबंध लेखन। तो पत्र लेखन कैसे किया जाता है ये भी हम वीडियो डाल चुके हैं, आप लोग विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से इसको देख लीजिए। निबंध लेखन कौन कौन से करने हैं वो भी हम आपको बता चुके हैं, ठीक। तो आपको पत्र लेखन और निबंध लेखन पर भी विशेष ध्यान देना है, बस इसकी ट्रिक समझनी है कि किस प्रकार से लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम आपको करुण रस और अलंकार पढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा टेंशन ना रहे। इसमें हम आप लोगों को करुण रस पढ़ाएंगे और रूपक अलंकार, यमक अलंकार, ये सब देखने वाले हैं। तो करुण रस क्या होता है? अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए करुण रस की परिभाषा और उदाहरण दीजिए, तो आपको इसमें लिखना होता है करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, ठीक। सबसे पहले आपको स्थायी भाव लिखना पड़ेगा, तो जैसे हमने लिखा है बस इसी प्रकार से आपको लिख लेना है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। इसकी परिभाषा, जब प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए तब करुण रस जागृत होता है। यह आपको लिखना होता है, यानी कि जब प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए, यानी कि अंदर से आपको दुख वाली फीलिंग जागृत हो जाए, तब वहां पर करुण रस होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। बस इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद में इसका उदाहरण लिखना होता है, तो उदाहरण में हम लोग लिखते हैं कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, और अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है, ये एक प्रकार का विलाप है। मर खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, और अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक, इस प्रकार से इसका उदाहरण लिखना होता है। तो आप इसकी परिभाषा, स्थायी भाव और उदाहरण तीनों चीजें समझ लीजिए और इसको याद कर लीजिए। उसके बाद में हमारा रूपक अलंकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी समझ लेते हैं। रूपक अलंकार क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक, तो रूपक अलंकार में हम लोग लिखेंगे कि जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक, रूपक अलंकार क्या होता है? जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। इसके उदाहरण में हम लिखेंगे चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई, इसका मतलब होता है कि चरण कमल, इसके बीच में एक योजक चिन्ह आपको लगा दिख रहा है, यानी कि चरण और कमल की तुलना की गई है, यानी उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर चरण और कमल के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। उसके बाद में हमारा अगला अलंकार है यमक अलंकार।
ये भी अलंकार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी परिभाषा और उदाहरण देख लीजिए। यमक अलंकार में हमको लिखना पड़ता है कि जब वाक्य में एक शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य कह रहा है कि जब वाक्य में एक शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक, तो इसका उदाहरण इस प्रकार से है कि कनक कनकते 100 गुनी, माँ दकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, माँ पाए बौराए। ये है कनक मतलब होता है धतूरा और कनक मतलब होता है सोना। ठीक है, एक अगर कनक यानी धतूरे को ज्यादा आदमी खा लेता है या पा जाता है तो बौरा जाता है, और सोना अधिक मिल जाता है उसको तो भी बौरा जाता है। वही कह रहा है कि कनक कनकते 100 गुनी, माँ दकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, माँ पाए बौराए। दोनों प्रकार से आदमी पागल हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। उसके बाद में अब हम लोग देखते हैं कक्षा 12 हिंदी की ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। दोस्तों ये आवेदन पत्र आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे, ये आपको किसी बैंक मैनेजर को लिखना पड़ सकता है या किसी व्यक्ति को भी लिखना पड़ सकता है। 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझिए किस प्रकार से ऋण प्राप्त के लिए आवेदन पत्र लिखा जाता है। जैसे कि हमको क्वेश्चन दिया रहता है कि अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए शैक्षणिक ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी बैंक के प्रबंधक को पत्र लिखिए। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक, तो आपको बैंक प्रबंधक को उच्च शिक्षा की ऋण प्राप्ति के लिए पत्र लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, पूरा 6 नंबर का टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। असली लिखने का तरीका क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि इसमें हम एक साइड से यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे, यानी ऊपर कोने से लिखना स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लिखते हैं कि सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय, भारतीय स्टेट बैंक, सुभाष बाजार, मेरठ। यहाँ पर आपको भारतीय स्टेट बैंक इसलिए डाला गया है, यानी कि आपको जिस बैंक के लिए पत्र लिखना है उस बैंक का नाम यहाँ पर डालना है। जैसे कि हमको इंडियन बैंक के लिए लिखना है तो हम इंडियन बैंक डालेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए लिखना है तो बैंक ऑफ बड़ौदा डालेंगे। उसी प्रकार से जिस बैंक के लिए लिखना है वो यहाँ पर डालेंगे और उसका यहाँ पर पता डाल देंगे। ठीक, तो हमने लिखा सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे भारतीय स्टेट बैंक, सुभाष बाजार, मेरठ। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद में यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होती है दिनांक। कुछ बच्चे सबसे ऊपर दिनांक डालते हैं, कुछ बच्चे सबसे नीचे दिनांक डालते हैं, लेकिन वो गलत तरीका है। आपको दिनांक यहीं बीच में डालना होता है। जैसे ही आप बैंक के प्रबंधक महोदय को लिखते हैं और उसका पता डालते हैं, फिर आपको दिनांक सबसे पहले लिखना है। ठीक, इतना लिखने के बाद आपको दिनांक चाहे आप जो भी डाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, उसके बाद में विषय डालना है। विषय यहाँ पर हम डालेंगे शिक्षा ऋण प्राप्ति के संबंध में। ठीक, शिक्षा ऋण प्राप्ति के संबंध में। पूरा टॉपिक नहीं लिखना है, बस आपको किस बारे में आप ये पत्र लिख रहे हैं वो ही इसमें दर्शाना होता है। तो हमने लिख दिया कि शिक्षा ऋण प्राप्ति के संबंध में। ठीक, उसके बाद में हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। जैसे कि हम लिखेंगे उसी लाइन में लिखेंगे, कहीं इधर उधर नहीं भागना है, बस सीधी लाइन में आपको लिखना है। यहाँ से हम महोदय लगाएंगे, ठीक, और छोटा सा कॉमा लगा देंगे। फिर उसी लाइन से हम लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे कि सविनय सूचित करना चाहता हूँ, सविनय सूचित करना चाहता हूँ कि मैंने इस वर्ष 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। ठीक, कह रहा है कि सविनय सूचित करना चाहता हूँ कि मैंने इस वर्ष 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और मेरा चयन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नोएडा में स्थित निजी इंजीनियरिंग संस्थान अमेठी में हो गया है। ये अपना, क्योंकि आप 12th पास हो चुके हैं, अपने बारे में ही तो लिखना है, क्योंकि शिक्षा के लिए ऋण लेना चाहते हैं, तो वही इसमें बताया जा रहा है कि सविनय सूचित करना चाहता हूं कि मैंने इस वर्ष 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और मेरा चयन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नोएडा में स्थित निजी इंजीनियरिंग संस्थान अमेठी में हो गया है। ठीक, किंतु मेरी आर्थिक स्थिति
इस महंगे संस्थान में अध्ययन करने योग्य नहीं है। मेरी आर्थिक स्थिति जो है वो इस महंगे संस्थान में अध्ययन करने योग्य नहीं है, बट मेरा नंबर अच्छे थे इसलिए मेरा एडमिशन तो हो गया है, ये आपको बताना है। उसके बाद में यहाँ पर लिखना है, अतः आपसे नम्र निवेदन है कि सभी संबंध औपचारिक पूरी करते हुए, संबंध औपचारिक पूरी करते हुए मतलब सारे जरूरी दस्तावेज या जरूरी कार्य पूरा करते हुए मुझे इस निजी उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ने हेतु शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करें। ठीक, इसमें आपको यही लिखना है कि अतः आपसे निवेदन है कि सभी संबंध औपचारिक पूरी करते हुए मुझे इस निजी से उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ने हेतु शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करें। फिर आपको यहाँ पर धन्यवाद लिखना है और आपको आगे जो जगह बचती है उसको छोड़ देना है। और सबसे लास्ट में इसी के कोने में आपको लिखना है भवदीय आबासा। यहाँ पर आपको रोल नंबर और अपना नाम कभी नहीं डालना। तो चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्लास 12th इंग्लिश इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। दोस्तों अब हम लोग इंग्लिश में कितने नंबर का कौन सा टॉपिक आता है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि इंग्लिश का पेपर भी आपका 100 नंबर का होता है। जैसे कि मान लिया आपने हिंदी में 95 नंबर ले आए और इंग्लिश में आप 70 नंबर ला पाए, तो आप बताइए 90% आपका कैसे पूरा होगा। इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि इंग्लिश में भी 90% आपका आए तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। आज की वीडियो में सारे हम सेक्शंस को बताने वाले हैं कि किस सेक्शन से कितने नंबर का कौन सा टॉपिक पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश आपका पेपर जो होगा वो 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा, यानी कि 4 सेक्शन होंगे A B C D। ठीक है, तो सेक्शन ए सबसे पहले होता है सेक्शन ए रीडिंग से। तो इसमें आपको रीडिंग 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किस टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड 3 वोकैबुलरी क्वेश्चंस। यहाँ पर कहने का मतलब है सेक्शन ए जो आपका होगा वो रीडिंग होगा। रीडिंग का मतलब एक पैराग्राफ दिया रहता है, ठीक उसी पैराग्राफ के नीचे आपके 4 क्वेश्चंस दिए रहते हैं शॉर्ट आंसर। ठीक, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी 12 नंबर के आपको उसी पैसेज से छांट करके आपको क्वेश्चन लिखने होंगे। ठीक, और 3 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो उसी पैसेज से ही मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको टोटल पैसेज से आपको 15 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, तो 15 नंबर आपको फ्री के हैं, बस आपको पैसेज से कैसे आंसर को लिखना है, कैसे वोकैबुलरी क्वेश्चन को छांटना है, ये सब समझ लेना है। बस आप 15 नंबर पक्के कर ले जाएंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि किस प्रकार से पैसेज किया जाता है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, पैसेज कैसे हल करते हैं वो भी हम आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद में हमारा सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी राइटिंग पोर्शन होता है। राइटिंग पोर्शन आपका 20 नंबर में पूछा जाता है। तो अब सेक्शन बी में क्या होता है, आप बहुत सारे बच्चे कहेंगे राइटिंग क्या है। जैसे कि सेक्शन ए में आपको मिलता है रीडिंग पोर्शन, यानी कि ऊपर पढ़ो और नीचे आंसर लिखो। ठीक, लेकिन सेक्शन बी आपका राइटिंग पोर्शन है, यानी अपने आप से आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है, आर्टिकल राइटिंग और लेटर राइटिंग। यहाँ पर 2 क्वेश्चन होंगे 10-10 नंबर के, टोटल 20 नंबर का ये आपका राइटिंग होता है पोर्शन। यानी कि आपको आर्टिकल लिखना पड़ेगा। अभी तक आप लोग ऐसे लिखते चले आए हैं, अब आपको 100 से 150 वर्ड्स में आपको आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल का मतलब किसी एक टॉपिक के बारे में आपको 100 से 150 वर्ड लिखने हैं। पहले आप ऐसे रट लेते थे, काम चल जाता था, लेकिन अभी आपको आर्टिकल रटना है। अब अगर चाहे तो रट भी सकते हैं, अगर उसमें से फंस गया तो ठीक बात है, अगर नहीं फंसा तो आपको उसी पर 100 से 150 वर्ड के बीच में आर्टिकल लिखना पड़ेगा अपने आप से। ये कैसे लिखा जाता है अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, इस पर भी वीडियो हम अलग से बनाएंगे। उसके बाद में लेटर राइटिंग आपको करना होता है। ठीक, लेटर राइटिंग में ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, उसमें से 4-5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेटर राइटिंग अगर आप लोग कहेंगे तो लेटर राइटिंग के वीडियोस हम दे देंगे। तो आपको लेटर 4-5 तैयार कर लेने हैं, बस उसी में से एक आपको मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं, जो पिछली बार आए हैं उन्हीं को पढ़िए, एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। ठीक, तो आपको 10 नंबर का आर्टिकल लिखना होता है और 10 नंबर का लेटर लिखना होता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा।
उसके बाद में हमारा सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी आपका ग्रामर पोर्शन का होता है। ये आपका 25 नंबर का होता है, यानी 25 मार्क्स का होता है। सेक्शन सी में आपको ग्रामर जितना पढ़ाया जाता है वो 25 नंबर की ग्रामर आपकी पूछी जाएगी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमको इंग्लिश की ग्रामर नहीं आती है तो हम क्या करेंगे। भाई यहाँ पर समझने वाली बात है कि सेक्शन सी यानी ग्रामर आपकी सिर्फ 25 नंबर की आती है। अब अगर 100 में से 25 नंबर आप कम कर दीजिए तब भी आपके 75 नंबर आसानी से आ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, लेकिन डरने की भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर 25 नंबर की ग्रामर है, इसमें से आप आराम से 15 से 16 नंबर ला सकते हैं। ठीक, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग कहेंगे तो सारे टॉपिक हम A to Z करवाते रहेंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और नीचे कमेंट करना है जिस टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं। ठीक है, तो सेक्शन सी आपका ग्रामर होता है। ग्रामर आपकी 25 मार्क्स की आती है, यानी कि 25 नंबर की ग्रामर पूछी जाएगी। तो इसमें से आपको क्या लिखना होता है, जैसे कि 10 क्वेश्चंस होंगे जो कि MCQs होंगे। पहले आपको लिखना होता था, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है, सिंथेसिस बनाना है, तो ये आप अपने आप से बनाते थे। लेकिन अब आपको वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं, यानी 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको एक टिक करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 क्वेश्चंस होंगे, वो भी MCQs टाइप के होंगे। उसके बाद में आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी समझ लीजिए। यहाँ पर आपका नरेशन से एक क्वेश्चन होगा, सिंथेसिस होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सिंटैक्स, आइडम एंड फ्रेजेस, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स। ठीक है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस ये भी इसमें होता है। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं लेनी है। नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स, ये आपके 4 चैप्टर हैं जिनको आपको तैयार करना है। आइडम एंड फ्रेजेस, सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, होमोफोन्स, ये जितने चीज़ें हैं ये आपको बस रट्टा मार लेना है। ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये याद करने वाले हैं। सिनोनियम, एंटोनियम मतलब याद जब तक नहीं करोगे तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें तुक्का नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद में आपका 5 नंबर में आपको लिखना होता है ट्रांसलेशन, यानी कि हिंदी में दिया रहता है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूछा जाता है ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि आपको हिंदी में दिया रहेगा और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ तक आपको समझ में आ गया 25 नंबर की ग्रामर कहाँ से आती है। तो आपकी नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, आइडम एंड फ्रेजेस, सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और होमोफोन्स यहाँ से आती है। ठीक है, और 5 नंबर का आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना होता है। उसके बाद में आपका सेक्शन डी आता है, जिसको आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। ये आपका सिर्फ 40 मार्क्स का आता है। मतलब कि जो आप बुक पढ़ते हैं, आपको चैप्टर्स दिए जाते हैं, उनसे आपको सिर्फ 40 नंबर मिलने वाले हैं, यानी कि आपको ज़्यादातर टाइम अपना ग्रामर पर देना है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो सेक्शन डी है लिटरेचर, वहाँ से आपको सिर्फ 40 नंबर का आएगा और इसको आप लोग बनाकर भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। लेकिन जो ग्रामर 60 नंबर का यानी 60 नंबर की ग्रामर आएगी, उसमें आप कुछ भी बनाकर नहीं लिख पाएंगे। जो राइट आंसर होगा वही माना जाता है। तो यहाँ पर सेक्शन डी लिटरेचर है, इसमें 40 नंबर कहाँ से मिलने वाले हैं वो भी देख लीजिए। जैसा कि आपको प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री, आपकी लिटरेचर जो बुक है वो 3 डिवाइडेड है, 3 चैप्टर्स में। ठीक है, पहला है प्रोज, दूसरा है पोइट्री और तीसरा है सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर आपको प्रोज में क्या करना है, पोइट्री में क्या करना होता है, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि प्रोज में आपको सबसे पहले जो बुक में सबसे पहले जो चैप्टर्स दिए हैं वो प्रोज के हैं। उसमें से आपको 2 शॉर्ट एंड 1 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, यानी 2 शॉर्ट आंसर यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न और 1 लघु उत्तरीय यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलता है। ठीक है, 2 शॉर्ट एंड 1 लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि 3 क्वेश्चन आएंगे प्रोज से, 2 अति लघु उत्तरीय और 1 लॉन्ग। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ से आप पोइट्री में देखते हैं क्या आएगा। तो पोइट्री में सबसे पहले आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। सेंट्रल आइडिया आपको जो पोएम दी रहेंगी उसी के बारे में लिखना होता है। जैसे माई मदर एट 66, ठीक है, इस प्रकार से अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इस प्रकार से जो पोएम है
उनके आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। ठीक, तो ये आपका 4 नंबर में पूछा जाता है। और एक पोयम की कुछ लाइनें दी रहेंगी या 4, 5, 6 लाइनें, उसी में से 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे। क्या लिखा है? 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, पोएट यानी पोयम की कुछ लाइन्स दी रहेंगी, उसी में से छांट करके आपको 3 क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे और एक सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पोएट्री आपकी 10 नंबर की आती है। उसके बाद में हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री की। सप्लीमेंट्री मतलब जो सबसे लास्ट में चैप्टर्स दिए रहते हैं वो होती है सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री में आपको क्या करना होता है? 2 शॉर्ट एंड 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है सप्लीमेंट्री से। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री और प्रोज से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन लिखने होते हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होता है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 और 1 3 क्वेश्चन ही आने हैं। अगर आप लोग थोड़ा भी मेहनत करेंगे तो आराम से कर पाएंगे। उसके बाद में यहाँ से हम आपको कुछ सिनोनियम्स बता देते हैं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। बहुत सारे बच्चे सिनोनियम्स याद करते करते बहुत बोर हो जाते हैं, लेकिन अगर आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे तो ये कोई कठिन बात नहीं है। तो यहाँ से अब हम लोग कुछ सिनोनियम्स देख लेते हैं, क्योंकि अगर आप लोग सिनोनियम्स याद कर लेंगे तो आपको इसका फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको राइट आंसर टिक करना होता है। तो आप अगर इसको याद रखेंगे तो आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो 2 नंबर में सिनोनियम्स आपके पूछे जाएंगे। चलिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है कठिनाई। आपको ये हिंदी मीनिंग जब तक याद रहेगी तभी तक आप इसको कर पाएंगे। तो हिंदी मीनिंग याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एडवर्सिटी का मतलब होता है कठिनाई और इसका सिनोनियम्स होता है डिसास्टर और कैटास्ट्रॉफ। ठीक है, एडवर्सिटी का मतलब कठिनाई और इसका सिनोनियम होता है डिसास्टर और कैटास्ट्रॉफ। उसके बाद में दूसरा हमारा दिया गया है एसेंट। एसेंट मतलब उभार। एसेंट का मतलब होता है उभार और राइज। राइज का मतलब भी उभार होता है, यानी कि इन दोनों की मीनिंग सेम है, बस इसका स्पेलिंग अलग है। यानी कि ये है जैसे एसेंट, एसेंट मीन्स होता है उभार और राइज मीन्स भी उभार ही होता है। ठीक है, इसका मतलब पर्यायवाची है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा हमारा दिया गया है हम्बल। हम्बल का मतलब होता है विनम्र। ठीक है, और इसको सिनोनियम्स में हम लिखेंगे मीक एंड जेंटल। हम्बल का मतलब होता है विनम्र, मीक माने विनम्र और जेंटल मतलब विनम्र। ठीक है, उसके बाद में चौथा दिया गया है फैटल। फैटल का मतलब होता है घातक। ठीक है, घातक का मतलब होता है डेडली और डेंजरस। डेडली जैसे कहीं लिखा मिले या फिर डेंजरस लिखा मिले, इसका मतलब होता है घातक। यानी फैटल माने घातक और डेडली और डेंजरस मीन्स घातक। उसके बाद में पांचवा दिया गया है आइडल। आइडल का मतलब होता है आलसी। आपको ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको याद करना है। ठीक है, आइडल का मतलब आलसी और इसका सिनोनियम्स है इनएक्टिव और डल। इनएक्टिव मतलब जो एक्टिव नहीं है वो क्या है? आलसी है। डल मतलब होता है नीरस या फिर आलसी। ठीक है, तो आइडल का मतलब आलसी, इनएक्टिव और डल इसके सिनोनियम हो जाएंगे। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न आता है रिवरेंस। रिवरेंस का मतलब होता है सम्मान। ठीक है, और हॉनर और रिगार्ड ये भी होते हैं सम्मान के। जैसे रिवरेंस मतलब सम्मान, हॉनर और रिगार्ड। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद। ठीक है, रिलायबल है जैसे, तो रिलायबल का मतलब भरोसेमंद। और ट्रस्टवर्थी और कैंडिड। ट्रस्टवर्थी और कैंडिड का मतलब भी होता है भरोसेमंद। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है डिसग्रेस। डिसग्रेस का मतलब होता है अपमान। उसके बाद में अपमान की दूसरी मीनिंग होती है डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब अपमान और डिसग्रेस का मतलब भी अपमान होता है। उसके बाद में प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है कुशल और इसका और मीनिंग होती है एक्सपर्ट। ठीक है, कुशल, प्रोफिशिएंट और एक्सपर्ट मतलब कुशल। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न आता है रेज। रेज का मतलब होता है परास्त करना। रेज का मतलब परास्त करना। यहाँ पर मतलब है ओवरथ्रो। जैसे रेज आएगा इसका मतलब होता है परास्त करना और ओवरथ्रो। ओवरथ्रो मतलब परास्त करना। तो ये है हमारे टॉप 10 सिनोनियम्स। इनके आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर कहीं पर लिख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं।
इनको आपको रट्टा मार लेना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अब हम आपको कुछ आइटम एंड फ्रेजेस बताते हैं। बोर्ड एग्जाम 2024 में 95% का टारगेट हमारा है, तो हम ये अचीव करवा कर ही दिखाएंगे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आइटम एंड फ्रेजेस दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, एट होम इन, इसका मतलब होता है अपना सा महसूस करना, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन इतना दिया जाएगा, एट होम इन बताएगा, इसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको एक टिक करना होता है, ठीक। तो इसका हम अर्थ आपको समझा देंगे, इसका वाक्य प्रयोग बता देंगे, फिर आपको अपने आप से उसमें करना होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं सारे क्वेश्चन वन बाय वन। 10वां क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो क्वेश्चन आपको देखकर ही जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एट होम इन, इसका मतलब होता है अपना सा महसूस करना, मतलब अपना महसूस करना, ठीक है। इसकी हम वाक्य प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, जैसे आई फील एट होम इन माई फ्रेंड्स होम, आई फील एट होम इन माई फ्रेंड्स होम, इसका मतलब होता है मैं अपने मित्र के घर में अपना सा महसूस करता हूँ, मतलब अपना महसूस करता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद में अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है, ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है हर कोई, मतलब प्रत्येक, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, यानी कि कुछ विशेष व्यक्ति नहीं, यानी कि हर कोई, जैसे कहते नहीं हर कोई या प्रत्येक, लेकिन कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए नहीं है, सभी के लिए है, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे, तो वाक्य प्रयोग में हम लोग लिखते हैं, जैसे लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री देख रहे हैं यहाँ पर, मतलब इस वाक्य में ये जो दिया गया है सेंटेंस आइटम एंड फ्रेजेस, इसका इस सेंटेंस में प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें एट होम इन, मतलब आई फील एट होम इन, वही देखो प्रयोग हुआ है, एट होम इन है। इसी प्रकार से इसमें ऑल एंड सन्ड्री मतलब हर कोई, इसमें प्रयोग किया गया है लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल एंड सन्ड्री। दोस्तों बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इनको। एक बार अगर आप लोग समझ लेते हैं तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से एक ही टिक करना होता है। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं। जैसे ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है हर कोई, यानी कुछ विशेष व्यक्ति नहीं, हर कोई, ठीक। समझ में आ गया। उसके बाद में इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार से दिया रहेगा, जैसे लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल एंड सन्ड्री, लॉ मतलब कानून, इज एप्लीकेबल मतलब लागू होता है, टू ऑल एंड सन्ड्री मतलब हर कोई या हर व्यक्ति के लिए, ठीक है। तो कानून हर व्यक्ति के लिए लागू होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, तो इस पर इम्पोर्टेंट आप लोग लगा लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है, ए बेड ऑफ रोजेज, ए बेड ऑफ रोजेज मतलब सुख में होना, ए बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है सुख में होना, ठीक है। तो अब इसका सेंटेंस इस प्रकार से बनता है, जैसे लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, मतलब बेड ऑफ रोजेज का प्रयोग होना चाहिए सेंटेंस में, ऐसा सेंटेंस होना चाहिए। जैसे कि ए बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है सुख में होना, ठीक है। इसी प्रकार हमने सेंटेंस लिखा, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, मतलब जीवन बेड ऑफ रोजेज मतलब सुखमय नहीं है, ठीक है। तो लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है जीवन सुखमय नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न नंबर या क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ये सारे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया गया है, अ फूल्स पैराडाइज, अ फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है क्षणिक खुशी, ठीक है। क्षणिक खुशी मतलब कुछ क्षण के लिए या कुछ समय के लिए खुशी, ए फूल्स पैराडाइज, ठीक। इसका अर्थ आपको जरूर याद रखना है, ताकि आपको वाक्य या सेंटेंस जब आप पढ़ेंगे तब आप अर्थ निकाल पाएँ, ठीक है। जब तक ये नहीं याद होगा तब तक आप ये अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अ फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है क्षणिक खुशी, इसके लिए वाक्य प्रयोग होता है
डोंट गो फॉर अ फूल्स पैराडाइज बट फॉर एन इंटरनल हैप्पीनेस। यहाँ पर आपको बताया गया है कि डोंट गो फॉर अ फूल्स पैराडाइज। देखिए वही प्रयोग हो गया, अ फूल्स पैराडाइज। ठीक है, तो डोंट गो फॉर अ फूल्स पैराडाइज मतलब क्षणिक खुशी के पीछे मत भागिए, ये कहने का तात्पर्य है। डोंट गो फॉर अ फूल्स पैराडाइज मतलब कुछ क्षण की खुशी के लिए या कुछ क्षण की खुशी के पीछे मत भागिए। ठीक, बट माने लेकिन, फॉर एन इंटरनल हैप्पीनेस मतलब आंतरिक खुशी के लिए भागिए। यहाँ पर ये कह रहा है कि डोंट गो फॉर अ फूल्स पैराडाइज मतलब क्षणिक खुशी के पीछे मत भागो, बट फॉर एन इंटरनल हैप्पीनेस लेकिन आंतरिक खुशी के पीछे भागो। ठीक है, क्षणिक खुशी के पीछे नहीं भागना, हमको तो लॉन्ग टाइम के लिए खुशी चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार आप लोग एक दिन के लिए तो पढ़ नहीं रहे, आपको जिंदगी भर इससे फायदा मिलना चाहिए, इस प्रकार से आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है अ लेम एक्सक्यूज। अ लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है झूठा बहाना। ठीक है, इसका अर्थ होता है झूठा बहाना, जैसे अ लेम एक्सक्यूज मतलब झूठा बहाना। ठीक है, इसका सेंटेंस होता है यू शुड नॉट मेक अ लेम एक्सक्यूज टू अवॉइड वर्क। यू शुड नॉट, इसका मतलब होता है यू शुड नॉट मतलब आपको, शुड मतलब चाहिए, नहीं चाहिए, मेक अ लेम एक्सक्यूज मतलब आपको झूठा बहाना बनाना नहीं चाहिए, टू अवॉइड वर्क मतलब काम को अवॉइड करने के लिए या फिर काम से भागने के लिए। तो आपको झूठा बहाना नहीं बनाना चाहिए अपने कार्य से भागने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको जहां समझ में ना आए वहां पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर कौन सा आपको समझ में नहीं आया, हम उसको हिंदी में लिख करके आपको कमेंट में भी एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में दिया गया है लीप्स एंड बाउंड, तीव्रता से। इसका मतलब होता है तीव्रता से। जैसे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा लीप्स एंड बाउंड, लीप्स एंड बाउंड का मतलब होता है तीव्रता से, बहुत अधिक तीव्रता से। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे जैसे कि हमने लिखा है कि आवर कंट्री इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। यहाँ पर एंड लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे आवर कंट्री इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब होता है आवर कंट्री मतलब हमारा देश, इज मेकिंग प्रोग्रेस मतलब प्रोग्रेस कर रहा है, उन्नति कर रहा है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है तीव्रता से, यानी कि हमारा देश तीव्रता से प्रोग्रेस या तीव्रता से उन्नति कर रहा है। ठीक है, तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है तीव्रता से, तो उसको हमने इसमें प्रयोग कर लिया गया होगा। तो उम्मीद करते हैं आज का क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो उसके बाद में अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, तो पूरा फिजिक्स का हम पैटर्न समझेंगे और उसके बाद में 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला आपका कैसे समझेंगे, क्योंकि ये आपके यूनिट्स हम पहले बताते हैं कि कौन से आपको यूनिट पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला आपको यूनिट पढ़ना होता है स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, तो पहला आपका यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी। आपको टोटल 9 यूनिट पढ़ने होते हैं फिजिक्स में। पहला है स्थिर वैद्युतिकी, दूसरा है विद्युत धारा, उसके बाद में तीसरा आपका है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, और यहाँ पर चौथा आपका है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, और उसके बाद में पांचवा है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ये यहाँ तक आपको 5 यूनिट पढ़ने हैं। ये आपके फिजिक्स के फर्स्ट बुक से हैं, यानी कि फिजिक्स में 2 बुक्स हैं, फर्स्ट बुक एंड सेकेंड बुक्स। तो फर्स्ट बुक में आपको 5 यूनिट पढ़ने हैं। पहला है स्थिर वैद्युतिकी, दूसरा है विद्युत धारा, तीसरा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और चौथा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, और पांचवा है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका छठा यूनिट जो है ये सेकेंड बुक से है। यहाँ पर आपको प्रकाशिकी सबसे पहले पढ़ना होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका पोर्शन यही है प्रकाशिकी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो प्रकाशिकी को आपको ध्यान से तैयार करना है। और उसके बाद में द्रव्य तथा विकिरणों की दैत्य प्रकृति, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट
टॉपिक है, ठीक है। तो प्रकाशिकी और द्रव्य तथा विकिरणों की दैत्य प्रकृति आपको ध्यान से समझनी है। उसके बाद में आपका 8वां आता है परमाणु तथा नाभिक। ये भी यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 9 नंबर पर आती है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। दोस्तों ये आपको 9 केवल इकाइयाँ पढ़नी है। इनमें अगर आप लोग सारी इकाइयाँ तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। तो परमाणु तथा नाभिक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ आपको ज़्यादा विशेष ध्यान देना है। उसके बाद में अब हम लोग देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 50 प्रश्न, यानी कि 50 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। 50 प्रश्न कहें या फिर 50 टॉपिक हम लोग बोल सकते हैं। अगर इन टॉपिक्स को अगर आप लोग तैयार करते हैं तो डेफिनेटली 100 में 100 नंबर लाने से आपको कोई रोकने वाला नहीं है। 100 नंबर कैसे आएगा? कुछ बच्चे कहेंगे 30 नंबर का तो प्रैक्टिकल होता है। भैया 70 नंबर का पेपर होता है। अगर 70 में 70 आप ले आएंगे तो 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में कैसे लाने हैं वो भी हम बताएंगे ना। तो 70 अगर इधर से मिल जाएंगे और 30 उधर से तो आपको टोटल 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं अपने 50 क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक पूछा जाता है वैद्युत आवेश की परिभाषा और मात्रक। अब यहाँ पर आपको कुछ बता दें कि हम आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। अब आपको कौन से चैप्टर से कितना पढ़ना है ये आपको खुद डिसाइड करना है, लेकिन हम आपको किस चैप्टर से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं ये एक सीक्वेंस वाइज हम बता रहे हैं। ठीक है, तो टोटल आपको 50 टॉपिक बताएंगे, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको वैद्युत आवेश की परिभाषा और मात्रक ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में कूलाम का नियम। कूलाम का नियम आपको सिद्ध करना होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये होता है कूलाम का नियम सिद्ध करना होता है, इसको आप लोग कर लेना। उसके बाद में हमारा तीसरा प्रश्न पूछा जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इस हम आपको सिर्फ टॉपिक बता रहे हैं, ये नहीं कि क्वेश्चन बता रहे हैं। तो क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जैसे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है समझाइए, या फिर कहेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को उसके सूत्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आपको हम टॉपिक बता रहे हैं कि कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा वो आपको तैयार रखना है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी सिद्ध करना होता है E बराबर F/Q0। न्यूटन बटे कूलाम इसका मात्रक होता है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा जाता है वैद्युत बल रेखाएं तथा उनके गुण। ठीक है, चौथा प्रश्न है वैद्युत बल रेखाएं तथा उनके गुण। उसके बाद में अगला प्रश्न हमारा पूछा जाता है वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आपको तैयार रखना है। उसके बाद में प्रश्न पूछा जाता है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पहला है आपका वैद्युत बल रेखाएं तथा उनके गुण, वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपको तैयार रखना है। उसके बाद में अध्यारोपण का सिद्धांत, ये भी आपका कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आपको तैयार रखना है, क्योंकि हम जो बता रहे हैं ये तो आपको तैयार होने चाहिए। और कुछ बच्चे जैसे इससे ज़्यादा भी तैयार कर सकते हैं, तो वो भी आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न हमारा पूछा जाता है गॉस की प्रमेय। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गॉस की प्रमेय। ठीक है, बहुत ज़्यादा कई बार पूछा गया है। उसके बाद में अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह है गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग, तो ये भी आपको तैयार होना चाहिए। और उसके साथ में एक प्रश्न और पूछा जाता है जैसे अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसमें है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आपको याद होनी चाहिए, या इसका प्रूफ आना चाहिए, क्योंकि ये गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है, तो इसका प्रूफ आपको आना ही चाहिए। ठीक है,
उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा जाता है वैद्युत विभव तथा विभवांतर। दोस्तों वैद्युत विभव तथा विभवांतर ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में समविभव पृष्ठ, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, दोनों विभव मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अभी हमने पहले बताया था वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन इसमें है वैद्युत विभव। दोनों आपको ध्यान से समझना है, वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों अच्छी और निरक्षीय स्थिति में आपको तैयार रखना है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा जाता है वैद्युत क्या होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा जाता है विभव प्रवणता। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा जाता है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वैद्युत धारिता, ये आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। इनको आपको भी तैयार रखना है क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन आएंगे तभी तो आप 95% ला पाएंगे, है ना। तो आपको विभव प्रवणता, वैद्युत धारिता, ये 2-2 नंबर वाले भी क्वेश्चन याद रखना है। और अगला प्रश्न है विलगित गोलीय चालक की धारिता, 5 नंबर में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और संधारित्रों का समायोजन, ये भी आपको आना ही चाहिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ये 2 प्रकार से पूछी जाती है, दोनों इसमें प्रूफ आपको याद होने चाहिए। उसके बाद में संधारित्रों का समायोजन। उसके बाद में फिर आता है वैद्युत धारा, धारा घनत्व और अनुगमन वेग, ये आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। वैद्युत धारा, धारा घनत्व, अनुगमन वेग, ये भी आपको याद रखने हैं। उसके बाद में ओम का नियम, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, ये सारे क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, इनको भी आपको तैयार रखना है। इसके बाद में अभी हम लॉन्ग क्वेश्चन की ओर भी बढ़ेंगे। कहीं कहीं पर इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं और सेकंड बुक जो होती है उसमें से सबसे ज़्यादा लॉन्ग आते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है, यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से ओम के नियम की व्याख्या करना होता है। ये भी आपका 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध आपका 3 नंबर में और मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से ओम के नियम की व्याख्या आपका 5 नंबर में पूछा जाता है। और उसके बाद में अगला प्रश्न आता है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है, इसको भी आपको आना चाहिए। ठीक है, संबंध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये आपके प्रूफ करने के हिसाब से पूछे जाते हैं। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न पूछा जाता है सेल का विद्युत वाहक बल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ये आपका मीटर सेतु, इसको हटा दीजिए, मीटर सेतु हट चुका है। ठीक है, अगर आपके सिलेबस में है तो आप पढ़ लीजिए, अगर हट गया है तो इसको छोड़ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपका किरचॉफ के नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने कई बार वीडियो बनाकर आपको बताया है किरचॉफ के नियम। ठीक है, उसके बाद में व्हाइटस्टोन सेतु, ये सारे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, 5-5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है विभव मापी, व्हाइटस्टोन सेतु और विभव मापी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में यहाँ से देखिए क्या होता है सेल के टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। यहाँ पर आपको वी वाट दिख रहा है, ये इसका मतलब होता है सेल के टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल। ठीक, समझ में आया, विभवांतर विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको आना ही चाहिए। 3 नंबर में पूछा जाता है, डेरिवेशन होता है। ठीक है, उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर यहाँ से आते हैं बायो सेवर्ट का नियम, एम्पियर का नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। दोस्तों ये सारे आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, कौन से, बायो सेवर्ट का नियम, एम्पियर का नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद में दिक्पात कोण तथा नमन कोण, नमन या नति कोण भी बोल सकते हैं। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के बाद में आपको दिक्पात कोण, नमन या नति कोण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लोब पर बल युग्म का आघूर्ण। उसके बाद में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अगर ये सारे टॉपिक आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और सबसे नीचे प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, वहाँ पर हमने एक एक टॉपिक को डीपली में समझाया हुआ है, सारे टॉपिक को कवर कर लीजिए। ठीक है,
उसके बाद में अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर आता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण तथा चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय प्रेरण। ठीक, ये दोनों आपके परिभाषाएं हैं 2-2 नंबर वाली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके लॉन्ग आंसर हैं, ध्यान से समझिएगा। दिक्पात कोण, नति कोण या नमन कोण, ये आपका शॉर्ट है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ये भी आपका शॉर्ट है। ये आपका लॉन्ग है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लोपर बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, अब देखते हैं। अब यहाँ से आपको सेकंड बुक से जो मिलेंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। तो 40 तक हो चुके हैं क्वेश्चन, उसके बाद में अब 10 प्रश्न इससे बताएंगे जो आपको लॉन्ग में मिलेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन को देखने से पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए फटाफट। उसके बाद में अब आगे देखते हैं। तो यहाँ से सारे 5-5 नंबर वाले क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग में पूछे जाते हैं। सबसे पहला आपका है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी हम करवा चुके हैं आपको, या अगर वीडियो देखते हैं तो आप लोग कर चुके होंगे। ठीक है, अगर नहीं देखते हैं तो पिछले वीडियो देख डालिए। उसके बाद में है किसी अवतल गोलीय पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र निगमित कीजिए। ठीक है, अपवर्तन और परावर्तन दोनों यहाँ पर सूत्र होते हैं। किसी अवतल गोलीय पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र निगमित कीजिए और परावर्तन का भी निगमित करना होता है, 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद में परावर्तक दूरदर्शी तथा अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी 5-5 नंबर वाला क्वेश्चन है। और अगला है हाइगेंस की द्वितीयक तंत्रिकाओं के आधार पर परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 5 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए यंग के प्रयोग का विवरण दीजिए तथा फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। यह भी आपका 5 नंबर वाला प्रश्न है। उसके बाद में आपका आता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव तथा इसके नियम 3 नंबर में, और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ये भी 3 नंबर में। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन ये आपका 3 नंबर में। सौर सेल, एलईडी, फोटोडायोड ये आपका 5 नंबर में। यानी कि आप देख रहे हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इसके नियम ये आपको 3 नंबर में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन, सौर सेल, एलईडी, फोटोडायोड ये भी आपको तैयार करना है। उसके बाद में आपका आता है पीएन संधि डायोड। ठीक है, अगर अभिनत पश्च अभिनत ये इस प्रकार से होते हैं पीएन संधि डायोड, इनको आपको ध्यान से समझना है और इसको याद करना है। 5 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस। ठीक है, अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करते हैं ये 50 प्रश्न आपको बेहद पसंद आए होंगे, और अगर आप इनको तैयार करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उसके बाद में अब हम लोग यहाँ से केमिस्ट्री के भी 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं ताकि आपको केमिस्ट्री में भी कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो क्लास 12 केमिस्ट्री के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने से पहले अब आपको वीडियो को लाइक कर ही देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका पूछा जाता है राउल्ट का नियम, दूसरा पूछा जाता है प्रासरण दाब, तीसरा है मोलरता, चौथा है मोललता और 5वां है मोल प्रभाव, छठा है नॉर्मलता। अब आपको ऐसे तो बकवास लग रहा होगा, लेकिन आप जब इसको गेस्ट पेपर में देखेंगे या फिर किसी अनसॉल्व में देखेंगे तब आपको यकीन हो जाएगा। ठीक है, राउल्ट का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परासरण दाब, मोललता, मोल प्रभाव, नॉर्मलता। यहाँ पर आपको इनसे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में हिमांक में अवनमन, ये भी प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न आता है हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, ये दोनों प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, इसमें आपको ये सिद्ध करना होता है स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन या फिर कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, ये सब आपको सिद्ध करना होता है। ये हम आपको टॉपिक बता रहे हैं, जब आप बुक में सर्च करेंगे या फिर हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको इसका पूरा डिटेल वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रोड विभव पूछा जाता है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, उसके बाद में निर्नष्ट समीकरण, कोलराउस का नियम, विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। और विद्युत रासायनिक श्रेणी के बाद आपकी आती है अभिक्रिया की दर और वेग, वेग नियम और ताक्षणिक वेग। ठीक है, तो अभिक्रिया की दर, वेग और वेग नियम, ताक्षणिक वेग ये भी आपको तैयार रखना है।
उसके बाद में अगली प्रश्न पूछी जाती है अभिक्रिया की कोट तथा आणविकता में अंतर। ये प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शून्य कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया, ठीक है। शून्य कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया, कोट और आणविकता में अंतर, ये आपको आना ही चाहिए। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है संक्रमण तत्वों की व्याख्या, लक्षण इत्यादि यहाँ पर पूछा जाता है। तो संक्रमण तत्वों की व्याख्या और लक्षण आपको तैयार कर लेना है। संक्रमण तत्वों के गुण, उपसा संयोजन संख्या, लिगैंड, संयोजकता का वर्णन, सिद्धांत, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की आणविकता, ठीक है। ये सब आपको ध्यान से तैयार करना है। और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, उसके बाद में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ये आपको 100% तैयार होनी चाहिए, ठीक है। लिगैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, संयोजकता का वर्णन, सिद्धांत, अभिक्रिया की कोटि, आणविकता, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न को ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा जाता है हैलो एरीन इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फेहलिंग विलयन, टालेन अपकर्मक, एमिनो अम्ल, ये सारे आपको लिखते हुए चलने हैं। जैसे कि हेलोएरीन इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फेहलिंग विलयन, टालेन अपकर्मक, एमिनो अम्ल। उसके बाद में आपका पूछा जाता है ग्लूकोज, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और फ्रक्टोज, ठीक है। ये सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फिर आपका पूछा जाता है हेलो एल्केन व हेलो एरीन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एल्कोहल की निर्माण की विधियां, ईथर के निर्माण की विधियां। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से समझते हुए चलना है आपको। उसके बाद में एल्डिहाइड एमीन के निर्माण की विधियां, ग्लूकोज की संरचना, प्रोटीन तथा इसका विकृतीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगला है न्यूक्लिक अम्ल। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में यहाँ से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, जैसे डीएनए तथा आरएनए में अंतर, विटामिन तथा इसका वर्गीकरण, एंजाइम, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना और प्रोटीन का विकृतीकरण। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। अगर ये 50 टॉपिक आप लोग तैयार करते हैं तो डेफिनेटली 70 में 70 आप लोग ला सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो रही है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और आगे भी इसी प्रकार की वीडियोज़ पाने के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।